हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेड। सो हम करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अब यहाँ पर नाम में ही पता चल रहा है ये एनीमिया आपके पास जो आपके पास क्रॉनिक डिजीज़ है उसके साथ साथ आपके पास जो एनीमिया डेवलप होता है उसको कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। तो एनीमिया जो आपके पास एसोसिएशन विद क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो आपके पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या सम ऑटोइम्यून कंडीशन है या कैंसर वगैरह जो है। इनसे के साथ साथ इन कंडीशन के साथ साथ अगर आपके पास एनीमिया डेवलप होगा तो इसको कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ये जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रॉनिक इन्फेक्शन या क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह होते हैं उनमें आपके पास ये एनीमिया डेवलप होते हैं और हॉस्पिटल में आपके पास ज़्यादातर पेशेंट जो है वो इस तरह के होते हैं। सो उनमें ये एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप है। दूसरी बात यह है कि ये जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है इसमें जो एनीमिया है ये हमेशा आपके पास माइल्ड होता है। इसके सिम्टम्स जो है वो भी आपके पास इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास जो बाकी अंडरलाइन काजेज़ है उसके ज़्यादातर सिम्टम्स वगैरह होते हैं। इनके सिम्टम्स आपके पास रेयर होते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक सेल्स ही होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल सेल्स होंगे और उनमें हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा। 25% केसेस में हमारे पास होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, लेकिन इसमें जो हमारे पास मीन कॉर्पस्कुलर वाली में वो हमारे पास 70 to 80 के दरमियान ही रहता है। 80 to 100 हमारे पास नॉर्मल होता है और हमारे पास जो क्रॉनिक डिजीज़ है इसमें 70 से लेकर 80 तक हमारे पास रहता है। जो सेल इतने ज़्यादा वो उस जो वॉल्यूम है उसमें माइक्रोसाइटिक में ज़्यादा कम नहीं होता, नॉर्मल ही रहता है। अब क्रॉनिक डिजीज़ में हमारे पास जो एनीमिया डेवलप होता है उसमें मैकेनिज़म्स कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह उसमें हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये साइटोकाइंस हमारे पास जो आरबीसीज़ है उनके जो मेम्ब्रेन है उसमें अल्टरेशन कर देते हैं। सो उसकी वजह से जो आरबीसीज़ है उनका जो सर्वाइवल है वो हमारे पास शॉर्ट हो जाता है, लाइफ स्पैन उनका शॉर्ट हो जाता है। हमारे पास नॉर्मल आरबीसीज़ की जो लाइफ स्पैन वो हमारे पास है 120 है। सो अगर आपके पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है सो इनमें इनकी जो लाइफ स्पैन वो हमारे पास शॉर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल 100 डेज़ में आपके पास आरबीसीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और तो इसमें जो हमारे पास एनीमिया होता है उसमें आरबीसीज़ की लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं। दूसरा हमारे पास एक्यूट फेज रिएक्टेंट लीवर से सिक्रीट होते हैं इन रिस्पांस टू क्रॉनिक डिजीज़। इसमें हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेपसाइडिन। हेपसाइडिन हमारे पास क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं और ये क्या करता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया आए हैं बैक्टीरिया उनको आयरन चाहिए होता है अपनी प्रोडक्शन के लिए। सो ये क्या करता है कि उनको आयरन प्रोवाइड नहीं करता। तो इसके एक अगेंस्ट ये दो काम करते हैं। सबसे पहले ये आयरन को सिक्वेस्टर करते हैं जो स्टोरेज साइट है उधर, और जो आपके पास फेरोपोर्टेन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, जो ट्रांसपोर्टर है जिसके वजह से आपके पास आयरन निकलता है ब्लड में, उनको आपके पास ये इनहिबिट करता है ताकि आयरन जो है आपके पास स्टोर ही रहे। दूसरा ये हमारे पास जो एरिथ्रोपोएटिन है उसको भी सप्रेस करता है। इस मैकेनिज़्म में ये जो अटेम्प्ट है ये इसलिए करता है ताकि बैक्टीरिया को आयरन ना मिले, लेकिन उसके कंडीशन में आपके पास एनीमिया डेवलप हो जाता है क्योंकि आयरन आपके पास स्टोर है और जो आपके पास एरिथ्रोपोएट सेल्स है उनको आपके पास आयरन नहीं मिल रहा। सो इसमें आपके पास जो लेबोरेटरी फाइंडिंग है उसमें आपके पास फेरेटिन जो आपके पास इंक्रीज़ हुई क्योंकि आयरन स्टोर हो रहा है और हेपसाइडिन उनको रिलीज़ नहीं होने दे रहा। जो ट्रांसपेरेंट बाइंडिंग कैपेसिटी है वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद सीरम आयरन वो भी आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा और पर्सन सेचुरेशन आपके पास भी डिक्रीज़ हो जाएगा। सो आपके पास इसमें क्या होता है कि जो फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपॉर्फिन है वो आपके पास यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके पास ये इंक्रीज़ हो गया था, और जो आपके पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है इसमें भी आपके पास फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपॉर्फिरिन इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि आयरन आपके पास स्टोर है। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन काज को ही ट्रीट करना है, क्योंकि आपके पास यही कंडीशंस होते हैं, ये सारे कंडीशंस होते हैं जो आपके पास कॉज कर रहे हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। सो आपने इन कंडीशन को ट्रीट करना है। इसके अलावा जो एक्सोजेनस एरिथ्रोपोएटिन जो है वो यूज़फुल हो सकता है कैंसर पेशेंट में। आप एक्सोजेनस एरिथ्रोपोएटिन दे दो सो उनको थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स हो करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि आयरन थेरेपी अगर आप इन पेशेंट को देंगे जिनके पास क्रॉनिक एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है सो वो आपके पास नो रिस्पॉन्स शो करेंगे, क्योंकि आयरन तो इनमें है काफ़ी है लेकिन वो आपके पास स्टोरेज फॉर्म में है। जो एरिथ्रोसाइट पिकर्स उनको नहीं मिल रहा। जितना आप आयरन देंगे वो आपके पास हेपसाइडिन स्टोर करेगा उधर ही, क्योंकि वो बैक्टीरिया को नहीं देना चाहता ताकि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन ना हो। सो आपने इनमें अंडरलाइन काज
देना है, जो ट्रीट करना है, और इसके अलावा आयरन की रिस्पॉन्स आपके पास नहीं होगी। सो ये था हमारे पास अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़।